मैं पीए मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड आधुनिक विश्व का इतिहास के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप बारूद के ढेर पर खड़ा था, जिसे जिसको आग लगाने के लिए केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी। यूरोप के सभी देशों में अस्त्र शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा लगी हुई थी। क्रमश से फ्रांस प्रसा युद्ध, बर्लिन सम्मेलन, त्रिराष्ट्र संधि, रूस जर्मन विवाद, इंग्लैंड जर्मन नाविक प्रतिस्पर्धा, पूर्व की समस्या, साम्राज्यवाद की भावना, मोरक्को संकट, बोस्निया संकट, सेराजियो हत्याकांड आदि कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं थी जो संपूर्ण विश्व को एक भयंकर आग की लपेट में ले गई। इस समय संपूर्ण यूरोप दो सशस्त्र गुट में बढ़ चुका था। 28 जून 1914 को सेराजियो में ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या ने ऑस्ट्रिया और सर्बिया के मध्य जो युद्ध शुरू हुआ वह धीरे धीरे विश्व युद्ध में बदल गया। अब हम ये तो इसका एक तरह से तात्कालिक कारण है, लेकिन इसके जो मूलभूत कारण थे युद्ध के, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पहला है राष्ट्रीयता की भावना। फ्रांस की राज्य क्रांति के द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ था, किंतु इस राष्ट्रीयता का तेजी से विकास वियना कांग्रेस के पश्चात संभव हुआ। इसी राष्ट्रीयता की भावना के फलस्वरूप इटली और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। 1871 के बाद फ्रांस में अल्सेस लॉरेन की मांग फ्रांस की राष्ट्रीयता की मांग थी। इसी प्रकार राष्ट्रीयता की भावना विश्व के एक देश दूसरे देश से टकराने के लिए बाध्य थे। प्रोफेसर भेर ने राष्ट्रीयता की भावना को युद्ध का मूलभूत कारण माना है। कूटनीतिक संधियां। युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण गुप्त कूटबंदी प्रणाली थी, जिसका विकास फ्रांस और प्रसा के युद्ध के बाद हुआ। इससे धीरे धीरे यूरोप की शक्तिशाली शक्तियां ऐसे दो विरोधी गुटों में बट गई। बिस्मार्क की कूटनीतिक संधियों के कारण एक और त्रिगुट का निर्माण हुआ और दूसरी ओर आत्मरक्षा के लिए त्रिराष्ट्र मैत्री स्थापित हुई। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया तथा इटली से गुप्त संधियां स्थापित कर 1882 में त्रिगुट का निर्माण किया। इसके विरोध में फ्रांस ने भी अपनी सुरक्षा के लिए रूस और इंग्लैंड से मैत्री कर ट्रिपल अंतात का गठन किया और इस प्रकार यूरोप दो शक्तिशाली एवं परस्पर विरोधी गुटों में विभक्त हो गया। सैन्यवाद और शस्त्रीकरण। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप सैन्यवाद पनप रहा था। इसका मूल कारण उग्र राष्ट्रीयता, आर्थिक प्रतियोगिता तथा अंतर्राष्ट्रीय तनाव था। विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक शंका और ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। अतः यूरोप के सभी देश अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि कर रहे थे। जब जर्मनी ने अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाना आरंभ किया तो ये कार्य इंग्लैंड की नाविक शक्ति के लिए एक चुनौती समझा जाने लगा। इसके परिणाम स्वरूप नाविक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। इस प्रतिस्पर्धा ने यूरोप के अन्य देशों को भी प्रभावित किया।
1914 तक जर्मनी के पास 8,50,000 सैनिक थे, रूस के पास 15 लाख सैनिक थे। यूरोप के देशों में सैन्यवाद का प्रभाव बढ़ने से उनकी आंतरिक और विदेशी नीतियां प्रभावित हुई। अब लोगों को यह विश्वास हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या का हल सैन्य शक्ति के आधार पर ही किया जा सकता है। साम्राज्यवाद तथा आर्थिक प्रतिस्पर्धा। औद्योगिक विकास के कारण इंग्लैंड, अमेरिका तथा जर्मनी आर्थिक प्रतिस्पर्धा, साम्राज्यवाद से संलग्न थे। ये देश अपनी औपनिवेशिक विस्तार आर्थिक आवश्यकताओं के कारण करना चाहते थे। नए देशों को अधिकार में करने की भूख और अपने विशेष धन और उत्पादन की खपत के लिए अभिलाषा में औपनिवेशिक संघर्ष उत्पन्न हुआ था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जर्मनी तथा इंग्लैंड की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई थी कि दोनों देशों के उद्योगपति और राजनीतिज्ञ एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करने लगे। बाल्कन क्षेत्र में रूस तथा ऑस्ट्रिया के परस्पर विरोधी आर्थिक हितों के कारण वहाँ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। इसी प्रकार यूरोप ये राज्यों की साम्राज्यवादी एवं व्यापारिक महत्वाकांक्षा के कारण एक दूसरे के प्रति घृणा और अविश्वास का वातावरण बना, जिसे संघर्ष आवश्यक हो गया। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता। 1900 ईस्वी के पश्चात यूरोप में अशांति और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। शक्तिशाली देश छोटे छोटे राज्यों में बंट गए, छोटे छोटे राज्यों को बांटकर अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में लग रहे थे। 1904-05 में रूस जापान युद्ध ने भी यूरोपीय शक्ति राजनीति को प्रभावित किया। रूस की पराजय के कारण उनकी दुर्बलता का लाभ उठाते हुए जर्मनी ने मोरक्को में फ्रांस को चुनौती दे दी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके अतिरिक्त जब रूस को सुदूर पूर्व में साम्राज्य विस्तार का अवसर नहीं मिला तो उन्होंने बाल्कन प्रदेश में अनुचित हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। इससे बाल्कन की राजनीति और अधिक जटिल हो गई। 1911 में फेज में विद्रोह को दबाने के लिए तथा यूरोपीय लोगों के जनजीवन की रक्षा के लिए फ्रांस ने वहां अपनी सेना भेज दी। इस पर जर्मनी ने उसका विरोध किया और अपने पैंथर नामक युद्धपोत को अगादियर के बंदरगाह पर भेज दिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का खतरा बढ़ गया। इंग्लैंड की चेतावनी के कारण जर्मनी को झुकना पड़ा, लेकिन इंग्लैंड और जर्मनी के संबंधों में अधिक कटुता उत्पन्न हो गई। दूसरी ओर 1908-09 में ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया हर्जिगोविना को अपने साम्राज्य में मिलाने से एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। 1912-13 में बाल्कन युद्धों ने भी अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को अत्यधिक तनावपूर्ण बना दिया था। इस युद्धों के कारण सैन्यवाद और शस्त्रीकरण की दौड़ और तेज हो गई। ग्रांट एवं टेपले ने लिखा है कि 1914 का युद्ध के लिए कोई भी घटना इतनी उत्तरदायी नहीं थी जितनी बाल्कन युद्ध। विलियम कैंसर का चरित्र। जर्मनी के सम्राट विलियम कैंसर का चरित्र भी युद्ध का एक कारण रहा है। वो अत्यधिक महत्वाकांक्षी तथा क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी नीति थी कि विश्व प्रभुत्व या सर्वनाश। वह अंतर्राष्ट्रीय मामले में किसी से कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। इंग्लैंड ने उसके सम्मुख मित्रता का प्रस्ताव रखा था, परंतु उसने अहंकारवश ठुकरा दिया।
इसी प्रकार अपने उग्र तथा साम्राज्यवादी चरित्र द्वारा विलियम द्वितीय ने यूरोप को युद्ध तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। सामाजिक असंतुलन, राष्ट्रीयता की संकुच भावना, कूटनीतिक से उत्पन्न मनोमालिन्य, आर्थिक हित चिंतन के स्वार्थ का प्रचलन इतना अधिक बढ़ गया कि शांति की दुआएं नकार खाने में तूती की आवाज सिद्ध हुई। शांति और सद्भावना के स्थान पर आकांक्षा, भय और द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में विभिन्न राष्ट्रों के लिए ठंडे दिमाग से कुछ भी सोचना कठिन हो गया। समाचार पत्र एवं प्रचार साधनों का प्रभाव, किसी भी देश के समाचार पत्र उस देश की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनमत को प्रभावित करने में उनका बड़ा योगदान रहता है। इस समय के सभी देशों के समाचार पत्रों ने उग्र राष्ट्रीयता की भावना प्रेरित होकर बहुत सी घटनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि जिससे जनता में उत्तेजना बढ़ी और शांतिपूर्ण ढंग से समझौता करना कठिन हो गया। जब ब्रिटेन के समाचार पत्रों में जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय की नीतियों की आलोचना की गई तो जर्मनी की जनता इंग्लैंड को अपना शत्रु समझने लगी। इस प्रकार जर्मन समाचार पत्रों ने भी इंग्लैंड की जनता को उकसाया। फ्रांस और जर्मनी के संबंधों भी समाचार पत्रों के कारण ही बिगड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव, यूरोप में ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो पारस्परिक वार्तालाप के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के झगड़ों का समाधान करे और युद्ध की संभावना को टाल सके। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय कानून और सदाचार की संहिता थी, किंतु उन्हें लागू करने वाली शक्ति का अभाव था। 1899-1907 में एक सम्मेलन में अनेक प्रस्ताव स्वीकार हुए थे, किंतु सभी देश अपनी सुविधा के अनुसार इनका अनुसरण करते थे। प्रत्येक देश अपने को सर्वाधिक अधिकार संपन्न देश मानकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञाओं के प्रति अवहेलना का रुख अपनाया करते थे। अतः किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अभाव में किसी भी देश का कोई भी अंकुश नहीं था कि देश अपनी इच्छानुसार उचित अनुचित कार्य करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र थे। युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया और सर्बिया के संबंध 1908 से ही बिगड़े हुए थे और 1914 तक ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। सर्बिया ने कुछ उग्र राष्ट्रवादियों ने सर्व स्लाव आंदोलन के प्रभाव में आकर स्लावों की मुक्ति के लिए अनेक गुप्त संस्थाएं बनाई थी। इनमें से एक संस्था का नाम था ब्लैक हैंड। इस संस्था ने संगठन या मृत्यु यूनियन और डेथ नामक एक दूसरी संस्था मिलकर ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफी की 28 जून 1914 को बोस्निया के प्रमुख शहर सेराजियो में हत्या कर दी। इस घटना ने यूरोप को युद्ध में ढकेल दिया। युवराज की हत्या का समाचार सुनकर ऑस्ट्रिया पहुंचते वहां क्रोध की लहर उत्पन्न हो गई। सरकार ने इसके लिए सर्बिया को दोषी माना। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री बर्स्टोल ने सर्बिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निश्चय किया। ऑस्ट्रिया का प्रधान सेनापति कॉनराड भी सर्बिया के साथ इस हत्या के लिए दोषी मानता था और उसके विरुद्ध युद्ध करना चाहता था। ऑस्ट्रिया ये कदम जर्मनी के समर्थन के बिना नहीं उठा सकता था। अतः विदेश मंत्री बर्स्टोल ने सम्राट फ्रांसिस की ओर से जर्मन सम्राट को एक पत्र लिखकर ऑस्ट्रिया की नीति स्पष्ट की तथा जर्मन से सहयोग करने का अनुरोध किया। जर्मनी ने 5 जुलाई को ऑस्ट्रिया की सरकार को सूचित किया कि सर्बिया के संबंध में वो जो भी निर्णय
करेगा उस पर जर्मन पूर्ण रूप से समर्थन करेगा। इस समर्थन को जर्मनी के द्वारा ऑस्ट्रिया को ब्लैंक चेक देना माना गया। अतः ऑस्ट्रिया सरकार ने 23 जुलाई को सर्बिया को अल्टीमेट दिया, जिससे उनकी शर्तों को 48 घंटे की अवधि में मानने को कहा गया। ऑस्ट्रिया ने अपनी चेतावनी में सर्बिया पर 1909 के समझौते का उल्लंघन करने तथा ऑस्ट्रिया विरोधी प्रचार को प्रोत्साहन करने और हत्या के षड्यंत्र की जानकारी होते हुए भी उसको न रोकने तथा हत्या के बाद षड्यंत्रकारियों को यथोचित दंड न देने का आरोप लगाया। इस आरोपों के संदर्भ में सर्बिया की सरकार ने अधिकांश शर्तों को स्वीकार कर लिया, किंतु 2 शर्तें जिनके मानने से उसकी प्रभुसत्ता और सम्मान को ठेस पहुंचती थी, मानने से इनकार कर दिया। इन शर्तों के संबंध में सर्बिया ने हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय लेगा उसको स्वीकार करने की बात की। यूरोप के सभी देशों ने सर्बिया के उत्तर को संतोषजनक माना, किंतु ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री इस समय तक युद्ध का निश्चय कर चुके थे। अतः उसने सर्बिया के उत्तर को असंतोष करार दिया और 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध विश्व युद्ध का आरंभ था। सर्बिया ने भी स्वयं ने युद्ध का स्वागत किया और अपना उत्तर भेजने से पहले उसने सार्वजनिक लामबंदी की आज्ञा दे दी। ब्रिटेन जर्मनी भी युद्ध के स्थानीय बनाने का प्रयत्न किया, किंतु वो काबू में नहीं रख सके। रूस की सेनाओं ने भी लामबंदी के कारण जर्मन का युद्ध में प्रवेश करना अनिवार्य हो गया। 31 जुलाई 1914 को जर्मनी ने रूस को 12 घंटे का अंतिम चेतावनी देकर उसने भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध समस्त सैनिक तैयारियां समाप्त करने के लिए कहा। रूस ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए 1 अगस्त 14 को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और 3 अगस्त जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो इस तरह से जो ऑस्ट्रिया और सर्बिया का जो युद्ध था वो एक विश्व युद्ध में परिवर्तन हो गया और ये इस युद्ध के एक मूलभूत कारण थे। आज का जो हमारा वीडियो है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं।